चलो बच्चों करते हैं स्टार्ट आज हमारा रिवीजन लेक्चर। और आज के हम रिवीजन लेक्चर में कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 128 से लेके 137, जो किसके बारे में बात करते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बारे में। चलिए वक्त को जाया ना करते हुए सीधा हम लोग हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं, अकाउंट्स ऑफ कंपनी के बारे में। चलो निकालिए सभी अपनी अपनी कॉपी, करते हैं स्टार्ट। चलो अकाउंट्स ऑफ कंपनी हेडिंग डालते हैं हम, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, जिसके सेक्शन है 128 से लेके 137। वैसे 138 का होता है वो इंटरनल ऑडिट का होता है, जिसको हम ऑडिटर के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 128 डिस्कस करेंगे। और 128 सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 128 मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करना मेरे बच्चे, मेंटेन। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किस तरीके से किया जाता है, इसका सेक्शन होता है सेक्शन नंबर 128, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना। अब मेरे बच्चे सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट से अपन क्या समझते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट से क्या समझते हैं, पेन नहीं चाहिए। तो पहले हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट का सेक्शन बोलो, सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 13। सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 13 में हमको बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन दे रखी है। और बुक्स ऑफ अकाउंट की डेफिनेशन में क्या आता है, पहला मनी रिसीव एंड मनी एक्सपेंसेस, यानी कि कितना एक्सपेंड किया। फिर दूसरा सेल्स एंड परचेस। तीसरा असेट्स एंड लायबिलिटी। देखो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बनाते थे, उसमें सेल परचेस आता था, फिर P&L बनाते थे, इनकम एक्सपेंडिचर आता था, बैलेंस शीट बनाते थे, असेट्स। लेकिन वो मतलब क्या है ना, ध्यान रखना बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, जो हम जनरल लेजर बनाते हैं वो होती है। और आपके वो P&L बैलेंस शीट है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। और कोई भी कंपनी अगर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करती है तो कॉस्ट रिकॉर्ड बीच में आएंगी, जिसकी अपन क्या करवाते हैं, ऑडिट करवाते हैं। और उस ऑडिट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑडिट। क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट बोलेंगे इसको। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट। फिर बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 40 में दे रखी है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आते हैं, हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर उसके बाद साल भर में कितने शेयर्स इशू किए, कितना बायबैक किया, उससे इक्विटी में कितना चेंजेस हुआ। और नोट्स टू अकाउंट, एक्सप्लेनेटरी नोट, एक्सप्लेनेटरी नोट, ये चीजें आएंगी।
फिर ये जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ये कब के बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के। कब के बनाते हैं मेरे बच्चे? फाइनेंशियल ईयर के बनाए जाते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है फिर? तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन देखो, कंपनी लॉ में जो डेफिनेशन है अल्फाबेट है। जैसे 40 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ से चालू हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल ईयर भी इसके आगे पीछे ही होगा। अल्फाबेट देख लो, एस पहले आता है कि वाई पहले आता है? तो 40, वाई उसके बाद आता है, तो ये क्या होगा? तुक्का लगाओ, 41। और 42 में क्या है? फॉरेन कंपनी। अरे 42 में क्या है? फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंपनी में, फॉरेन कंपनी में सी, सी तो पहले आता है। अरे बेटा फॉरेन, एफ ओ, यहाँ पे एफ आई, आई के अब अल्फाबेट थोड़ा समझाऊंगा मैं बैठ के, अल्फाबेट ही है ना। तो 42 में फॉरेन कंपनी आती मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, वो पढ़ाने नहीं बेटा अपन। तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब फाइनेंशियल पीरियड, फाइनेंशियल ईयर मींस पीरियड एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च। मार्च के 31 तारीख को जो एंड होगी। इफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1st January, then financial year means period ending on 31st March of फॉलोइंग ईयर, अगले साल। समझ गए ना? अगले साल, पहले साल की बैलेंस शीट 15 महीने की बनेगी। 1 अप्रैल 2025 को बनाया तो फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च 2026 को। ठीक है, ये हो गया मेरे बच्चे हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इफ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट which is holding or subsidiary or associate of company incorporated outside इंडिया। अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जो होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट है कौन सी कंपनी की? जिसका इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है मेरे बच्चे? आउटसाइड इंडिया में हुआ है। कहां पे हुआ है? आउटसाइड इंडिया में हुआ है। देन विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉलो different financial year for the purpose of consolidation of अकाउंट का कंसोलिडेशन करने के पर्पस से। तो इसमें इस वाले टॉपिक में हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। पहला, ग्राउंड फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। ग्राउंड क्या होगा? कंसोलिडेशन। एलिजिबल कंपनी, कौन सी कंपनी एलिजिबल है? इंडिया में हो लेकिन उसकी होल्डिंग सब्सिडियरी कहां पर है? आउटसाइड इंडिया में है। तीसरा, अप्रूवल किससे लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये 3 पॉइंट हम कीवर्ड्स बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया मेरे बच्चे। अब हम सीधा आते हैं सेक्शन नंबर 128, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को फोकस करना, हर कंपनी
चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, बट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है? शेल, शेल मतलब कंपल्सरीली प्रिपेयर, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट। और कहां पे रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहां पे रखना पड़ेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना चाहते हैं तो आपको क्या पास करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। और जब से बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया तो नई एड्रेस जो होगी वो किसको इन्फॉर्म कर देंगे? आरओसी को। कितने दिन में? 7 दिन में। कौन से फॉर्म में? AOC 5 में। कौन से फॉर्म में? AOC 5 में। अच्छा, जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट रखे जाएंगे हर साल के रखे जाएंगे, एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर। इवन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, उसके अलावा कोई भी बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेट्रा, उससे मिलती जुलती चीजें हर फाइनेंशियल ईयर की रखी जाएगी ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल क्या होता है मेरे बच्चे? अक्रूवल का मतलब होता है हमने वो चीज कमा ली तो उसकी एंट्री कर लेंगे, चाहे कैश मिला हो चाहे कैश नहीं मिला हो, है ना। अक्रूवल मतलब उधार में माल बेचा हो तो उसकी भी क्या हो जानी चाहिए? एंट्री। एज वेल एज डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे रखेंगे। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है मेरे बच्चे? एक चीज डेबिट होगी तो एक चीज क्या होगी? क्रेडिट। साथ ही साथ हम कंप्लाई करेंगे। किसका कंप्लाई करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों कंप्लाई करेंगे? ताकि हमारे इनका ट्रू एंड फेयर व्यू पता चल सके। ट्रू एंड फेयर व्यू। अच्छा, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है हम लोगों को फिजिकल भी रखना है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना है। फिजिकल में भी रखना है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रखना है मेरे बच्चे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो तो इस तरीके से रखोगे कि उसका एक्सेस कहां पे होना चाहिए? इंडिया में। एक्सेस इंडिया में होना चाहिए। और दूसरा, उसको ओरिजिनल कॉपी में मेंटेन करेंगे, बिल्कुल ओरिजिनल। जैसे बॉक्स जैसे फॉर्मेट आपने ऑफलाइन बना के रखे हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अनऑल्टर्ड होने चाहिए, चेंजेस नहीं होना चाहिए। और अगर आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस ले रखी है, क्लाउड वगैरह ले रखा है, HTTP का वो IP एड्रेस वगैरह सब कुछ, ये आपको डिटेल्स शेयर करनी पड़ेगी। डिटेल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर किसके पास भेजनी पड़ेगी? ROC के पास। चाहे फिजिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करो, चाहे फिजिकल मेंटेन करो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करो, कितने समय के लिए संभाल के रखेंगे? प्रिजर्व फॉर 8 फाइनेंशियल ईयर। और उससे ज्यादा समय के लिए भी संभाल के रख सकते हैं, लॉन्गर पीरियड, इफ इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन कर रखा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो इस केस में ज्यादा समय के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो क्या पढ़ा? बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखे जाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। कहीं और रखना है तो क्या पास करना पड़ेगा? BR। हर कंपनी को मेंटेन करने होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एज वेल एज फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इन बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन करना है ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी ऊपर डॉक्यूमेंट हैं
उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं इजीली, उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं इजीली। कहां पे जाके करना पड़ेगा? अब सुनना, बुक्स ऑफ अकाउंट चाहे कंपनी के हों, चाहे उसकी ब्रांच के हों, ब्रांच चाहे इंडिया में हो, चाहे ब्रांच क्या हो, आउटसाइड इंडिया में है। समझ में आया? अरे आया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कंपनी के या ब्रांच ऑफिस के क्या चाहिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? डायरेक्टर। ओपन फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन कर सकता है डायरेक्टर, लेकिन कब कर सकता है? समय, ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स 9 से 6 के बीच में। और जब वो इंस्पेक्शन करने आएगा तो कंपनी के एवरी ऑफिसर एंड एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि उनको असिस्टेंस दो, यानी कि उनकी हेल्प करो इंस्पेक्शन करने में। लेकिन अगर डायरेक्टर को अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए जो इसमें अवेलेबल नहीं है, अदर मतलब जो यहां पे अवेलेबल नहीं है, जो कहां पे अवेलेबल है? आउटसाइड इंडिया, यानी कि आउटसाइड इंडिया की ब्रांच की, आउटसाइड इंडिया ब्रांच की अगर उसको अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टर एप्लीकेशन देगा। किसको? कंपनी को। कंपनी 15 डेज में क्या करवा देगी? अवेलेबल। 15 डेज में क्या करवा देगी? अवेलेबल। अब जो ब्रांच ऑफिस की इंफॉर्मेशन है वो सब कहां पे रखी जाएगी? इंडिया में। वही पड़ा, कीप एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, चाहे ब्रांच ऑफिस की ही क्यों ना हो। चाहे ब्रांच ऑफिस की ही क्यों ना हो। सब कहां पे रखी जाती है? तो ब्रांच ऑफिस को हेड ऑफिस में भेजनी पड़ेगी। तो ब्रांच अगर इंडिया में है तो उनको कब कब भेजनी पड़ेगी? पीरियोडिक बेसिस पे। अगर आउटसाइड इंडिया में ब्रांच है तो इंडिया में उनको भेजना पड़ेगा किस बेसिस पे? क्वार्टरली बेसिस पे, ताकि इंडिया में क्या रहे? मेंटेन रहे। डन। तो ये हमने पढ़ा इंस्पेक्शन कैसे होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कैसे किए जाते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 129। सेक्शन नंबर 129 इसका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी किसको मेंटेन करने पड़ते हैं? हर कंपनी को। हर कंपनी को मेंटेन करने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
हर कंपनी को मेंटेन करने हैं, हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन। हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे हर कंपनी को। शैल प्रिपेयर फाइनेंशियल ईयर जो ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो। कैसे मेंटेन करेंगे, शेड्यूल नंबर थर्ड के बेसिस पे, और कंप्लाइंस करना होगा किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किसका करना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाइंस करना पड़ेगा। अगर आप कंप्लाइंस नहीं कर पाते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सेक्शन नंबर 133, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा डेविएशन, कि भाई फॉलो नहीं करने से क्या चेंजेस आए, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। और यदि एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर है, तो आप लोगों को क्या मेंटेन करना पड़ेगा, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, वही शेड्यूल नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रू एंड फेयर व्यू, इस तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन शेड्यूल 3 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल 3 में फॉर्मेट है, लेकिन ये फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। किसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग कंपनी, क्योंकि उसके लिए आरबीआई ने अलग से दे रखे, इंश्योरेंस कंपनी, और कौन सी है, वेरी गुड, और एनी अदर एस में भी प्रिस्क्राइब। लेकिन एक्स्ट्रा नॉट रिक्वायर, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है जब नीचे लिखी हुई कंडीशन पूरी हो जाए। कौन सी कंडीशन, पहला, इफ इट इज होली ओन सब्सिडरी और पार्टली ओन सब्सिडरी, रेगुलर बेस में पढ़ा है अपन लोगों ने, और सारे मेंबर को इंटीमेट कर दिया है नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम मेंबर। कंपनी क्या होनी चाहिए, अनलिस्टेड होनी चाहिए कंपनी। और चौथा, जो अल्टीमेट या इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, उसने तो फाइल कर दिए हो सीएफएस, इसके पास, आरओसी के पास। कैसे, मान लो एक एच लिमिटेड, एक डब्ल्यू लिमिटेड और एक एस लिमिटेड, ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी है, होली ओन सब्सिडरी, और ये होल्डिंग भी है किसकी, एस लिमिटेड की। तो सुनना, ये कंपनी क्या होनी चाहिए, अनलिस्टेड। इसको अपने मेंबर से क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट, और इन दोनों के कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके पास फाइल हो गए हो, ये हमारी अल्टीमेट होल्डिंग हो गई। तो इन दोनों के फाइल करने की जरूरत, अरे इन दोनों के फाइल करने की जरूरत
नहीं है, इन दोनों के फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर लिखी हुई कंडीशन क्या हो जाती है, फुलफिल, क्या हो जाती हैं, बोलो, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया? तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई, तो आपको कंसोलिडेट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कंसोलिडेट बनाने के लिए पहले वो होली ओन सब्सिडरी होना, क्या होनी चाहिए, होली ओन सब्सिडरी। ये होली ओन सब्सिडरी अनलिस्टेड, इसने अपने मेंबर से परमिशन ले ली हो और इसकी होल्डिंग कंपनी ने इसके साथ मिलकर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दिए हो, तो इस होली ओन सब्सिडरी को अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके कंसोलिडेट फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो सुनना, ऑब्लिगेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के क्या ऑब्लिगेशन है? पहला, उसको खुद की बैलेंस शीट बनानी है, जिसको क्या बोलते हैं, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खुद की बनानी है। दूसरा, कंसोलिडेट बनानी है, कैसे बनानी है, होल्डिंग को किसके साथ मर्ज करके, होल्डिंग किसके साथ मर्ज करके बनाएगी, सब्सिडरी के साथ। और तो सेलियंट फीचर्स, सब्सिडरी के, एसोसिएट के, जॉइंट वेंचर के, कौन से फॉर्म में बनाने होते हैं इनको, ये AOC1, यानी कि इनको सब्सिडरी के भी रखने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा, है समझ में? तो 128 में क्या था, बुक्स ऑफ अकाउंट। हालांकि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रेफर किए जाएंगे, इवन इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल। 128 सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट का ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कहाँ रखे जाएंगे उसका था। और 129 स्पेसिफिक किसका था, फाइनेंशियल, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो सेक्शन हो गए, 128 भी है वो 129 भी है। ठीक है, अब मेरे बच्चे हमने फाइनल अकाउंट बना दिए, अब फाइनल अकाउंट पे क्या करवाएंगे, साइन। साइन कौन करेगा, सबको पता है, चेयरमैन, और कौन साइन करेंगे, दो डायरेक्टर। तो मुझे बताओ, इसके बाद मैं साइनिंग बताऊं कि लाइन से चलने दूं सेक्शन, लाइन से चलने दूं? ठीक है, तो अगला सेक्शन 130, हालांकि साइन करने का सेक्शन है 134, तो सेक्शन नंबर 130, 130 होता है कंपल्सरी रीओपनिंग ऑफ अकाउंट, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को रीओपन करना। रीओपन मतलब आपके फाइनल अकाउंट बन चुके हैं, आपके फाइनल अकाउंट, अच्छा इसमें एक और चीज लिख दो, चौथा ऑब्लिगेशन बताना भूल गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लेस बिफोर शेयर होल्डर, कहां पे रखेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग में, ये भी ऑब्लिगेशन है रखने का। चलो, तो एक बार आपके फाइनल अकाउंट बन गए, ऑडिट हो गई, AGM में रख लिया, शेयर होल्डर से फाइनलाइज करवा दिया, क्या उसके बाद उन फाइनल अकाउंट को चेंज कर सकते हैं? नहीं। एक बार AGM में फाइनलाइज हो गया, उसके बाद कभी भी उन फाइनल अकाउंट में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका है, हो सकता है, कैसे, सेक्शन नंबर 130 और 131। 130 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, या कोई रेगुलेटरी या कोई पर्सन कंसर्न जिसको दिक्कत है, पर्सन कंसर्न, इतने सारे लोगों को अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चुगली करनी है, रीओपनिंग करवानी है, तो रीओपनिंग कैसे करवाएंगे,
वो एप्लीकेशन भेजेंगे किसके पास, एनसीएलटी या फिर किसके पास, कोर्ट के पास। यहाँ पे कोर्ट में भी जा सकते हैं हम, लेकिन ग्राउंड क्या रहेगा, जाओगे ग्राउंड्स क्या रहेंगे, ग्राउंड्स क्या रहेंगे, पहला ग्राउंड कि कंपनी के जो अकाउंट्स हैं, जो कंपनी ने अकाउंट बनाए हैं वो फ्रॉडलेंटली बनाए हैं, और कंपनी के अफेयर्स क्या हैं, मिसमैनेज। कंपनी के अफेयर्स क्या हैं, मिसमैनेज हैं, तो वो एप्लीकेशन भेजेंगे इनके पास। अच्छा, एप्लीकेशन उनमें से किसी एक के पास भेजेंगे, तो एनसीएलटी उसकी एप्लीकेशन की कॉपी यानी कि नोटिस किसको देगा, इनकम टैक्स, सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा। मतलब एक ने दी होगी तो सबके पास कॉपी भेज देगा जो ऊपर नाम लिखे हुए हैं, और उनको बोलेगा तुम्हें कोई आपत्ति है तो बताओ, रिप्रेजेंटेशन दो अपना, और रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद अपना ऑर्डर पास कर देगा कि रीओपन करना है कि नहीं। अगर रीओपन का ऑर्डर पास किया है तो मैक्सिमम 8 साल के लिए ही रीओपन कर सकते हैं, इससे ज्यादा समय के लिए रीओपन, मैक्सिमम कितने साल का ऑर्डर पास होता है, 8 साल। लेकिन 8 साल से ज्यादा का भी रीओपनिंग का ऑर्डर पास हो सकता है। कब ऑर्डर पास हो सकता है मेरे बच्चे, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, याद है पीछे पढ़ा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इससे ज्यादा समय के लिए रखो तो ज्यादा, बोलो आया, ठीक है। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 131। 131 होता है मेरे बच्चे वॉलेंट्री रिवीजन, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट। एक कंपनी खुद अपनी इच्छा से क्या करना चाहती है, रिवाइज, है ना, तो कैसे कर सकती है, तो कंपनी खुद अपनी इच्छा से अगर रिवाइज करना चाहती है तो ये भी क्या भेजेगी, एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन एनसीएलटी, यहां पे कोर्ट नहीं आएगा। और किस ग्राउंड्स पे भेजा जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट एज पर सेक्शन, कि आपके फाइनल अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 129 नहीं बने हुए, और जो बोर्ड रिपोर्ट है नॉट एज पर सेक्शन नंबर 130। बोर्ड रिपोर्ट बनती है जो डायरेक्टर बनाते हैं, 134 सबसेक्शन नंबर 3 में बनाते हैं। 134 में तो बैलेंस शीट पे साइन होती है, सबसेक्शन नंबर 1 और 2 में। 3 में आता है बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट। तो एप्लीकेशन भेजेंगे, एप्लीकेशन भेजने के बाद एनसीएलटी इस एप्लीकेशन की भेजी, इस एप्लीकेशन की कॉपी यानी कि नोटिस किसको देगा, इनकम टैक्स अथॉरिटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि भैया तुम्हें भी कोई आपत्ति है क्या, तुम्हें जाना है क्या, वो रीओपन कर रहे हैं कंपनी, कोई घोटाला तो नहीं हो जाएगा ना। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे एनसीएलटी को, फिर जाके एनसीएलटी हाँ या ना का ऑर्डर पास करेगा। अगर ऑर्डर पास कर दिया है तो रीओपन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 साल का। तो कंपनी फिर ऑर्डर की कॉपी किसको फाइल कर देगी, आरओसी के पास। इस तरह से फाइनल अकाउंट को क्या कर सकते हैं, रीओपन। तो सेक्शन नंबर 128, जल्दी से बोलो 128 किसका था, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने का था। बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ रखे जाते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और रखना है तो क्या पास करना पड़ेगा, बीआर। बीआर की कॉपी किसके पास फाइल करनी पड़ेगी, आरओसी। कितने दिन में फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है 7 डेज में
AOC 5 में फाइल करनी पड़ेगी। फिर अगला हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 129 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कैसे बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शेड्यूल 3 और ट्रू एंड फेयर व्यू। कंसोलिडेट होगा तो भी ठीक है, और अगर कुछ कंपनियों को कंसोलिडेट बनाने की जरूरत नहीं है उसके लिए कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल। फिर उसके बाद अगला हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 130, यानी कि वो कंपलसरी रीओपन है, यानी कि इनकम टैक्स वाले आएंगे तो रीओपन होगा ही सही। और वॉलेंट्री आप अपनी इच्छा से करना चाहते हो तो एनसीएलटी के पास रिक्वेस्ट करोगे, 3 साल का मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला सेक्शन 132, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं सेक्शन नंबर 132। इसका है नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैसे बनाया, NIOG करके, नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट। और इसका जो हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है मेरे बच्चे, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और इस नफरा के अंदर कितने लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो होगा मेरे बच्चे चेयरमैन, और मैक्सिमम 15 मेंबर। कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे। अब ये नफरा करता क्या है, नफरा के काम क्या हैं, फंक्शंस। नफरा क्या काम करता है, क्या फंक्शंस हैं। पहला, फॉर्मुलेट करेगा एंड रिकमेंडेट करेगा। किसको रिकमेंडेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग पॉलिसी। मॉनिटर करेगा एंड एनफोर्स करेगा किस चीज को, कंप्लाइंसेस को, कि हर कोई व्यक्ति अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग पॉलिसी का क्या करे, कंप्लाइंस करे। और ओवरसी करेगा द क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल्स। जो प्रोफेशनल्स हैं, ऑडिटर्स हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि, और वो एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग पॉलिसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नफरा जो भी अपने काम करता है, जो अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा, इसके थ्रू करता है, डिवीजन बना के। कैसे काम करेगा, डिवीजन बना के। और इस डिवीजन का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, चेयरमैन, प्रिसाइडेड बाय चेयरमैन ऑफ नफरा। या चेयरमैन नहीं बनना चाहता तो किसको बना देंगे, फुल टाइम मेंबर को। ठीक है। नफरा भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है बेटा, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। और जो नफरा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा उसकी ऑडिटिंग किससे करवाएंगे, C&AG से। और बनाने के बाद C&AG इसको फॉरवर्ड कर देगा मेरे बच्चे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उसको कहां पे रखा जाएगा, फिर पार्लियामेंट में। ठीक है। जनरली ये नफरा C&AG रिपोर्ट बना के नफरा को देता है, फिर नफरा फॉरवर्ड करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट
जो नफरा है, नफरा के पास सेम पावर है, shall have सेम पावर ऑफ सिविल कोड। एक सिविल कोड के ऊपर समन इशू करना, ऑर्डर पास करना, कमीशन, ये सारे। साथ ही साथ ऑल्सो हैव द पावर टू इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। किसी ऑडिटर ने मिसकंडक्ट किया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अगर ये प्रूफ हो जाता है सही में इसने किया है, तो उस बंदे के ऊपर क्या लगा दी जाएगी, उस फर्म के ऊपर क्या लगा दी जाएगी। अगर वो ऑडिटर इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या अगर फर्म है, तो उनके ऊपर मिनिमम 1 लाख रुपए की फाइन, मैक्सिमम 5 टाइम्स जितनी इसकी फीस है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है तो मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ फीस। और साथ ही साथ उनको डिबार भी कर सकते हैं। या फर्म को पूरी कि आप ऑडिट नहीं कर सकते, या फिर वैल्यूएशन भी नहीं कर सकते। कितने समय के लिए? मिनिमम 6 महीने, वेरी गुड, मैक्सिमम 10 साल। इस तरह से आपको वो क्या कर सकते हैं, डिबार कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेयरमैन बनेगा, चेयरमैन के पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मेंबर्स के पास भी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। बाकी चेयरमैन के पास तो होनी चाहिए। इसमें अकाउंट, ऑडिट, लॉ, फाइनेंस। ठीक है, और जो चेयरमैन और मेंबर है, फुल टाइम मेंबर, इनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, नॉट एसोसिएट विथ ऑडिट फॉर्म। किसी भी ऑडिट फॉर्म से इनका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। जब तक इनका अपॉइंटमेंट रहेगा तब तक और साथ ही साथ 2 साल आफ्टर इनका ऑफिस क्या हो जाएगा, विकेट। ठीक है, ये हमारा चार्ट बन गया बहुत अच्छे से। अगला सेक्शन कौन सा आता है मेरे बच्चे? 133, वो तो होता है इंड एएस का। जल्दी से बताओ किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड कंपनी, बोलो लिस्टेड कंपनी। दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इंक्लूडिंग एनबीएफसी ना, इंक्लूडिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। हाँ जी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी? जिसकी नेटवर्थ कितनी हो या उससे, या इनकी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर भी है क्या? बोलो इनकी, बोलो आया क्या? क्या जॉइंट वेंचर है? बोलते ही नहीं हो तुम लोग। उनके ऊपर भी इंड एएस क्या होंगे, एप्लीकेबल। क्लास सेक्शन, सेक्शन नंबर 134। सेक्शन नंबर 134 में हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक 134 सबसेक्शन नंबर 3
और एक 102। इस पे तो है साइन, अप्रूवल एंड साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो चाहे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, कौन अप्रूव करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करते हैं, शेयर होल्डर फाइनलाइज करते हैं। और अप्रूव होने के बाद इस पे क्या करवाई जाएगी? साइन। साइन कितने जने करेंगे? साइन कितने जने करेंगे? इफ चेयरमैन ऑथोराइज। तो चेयरमैन ने ऑथोराइज किया है, सॉरी, इफ चेयरमैन इज ऑथोराइज बाय बीओडी, तो कौन साइन करेगा? चेयरमैन। या फिर अगर चेयरमैन को ऑथराइज नहीं किया, बीओडी ने किसी को भी ऑथराइज नहीं किया, तो कौन साइन करेगा? 2 डायरेक्टर, जिसमें से एक क्या होना चाहिए? एमडी। एक क्या होना चाहिए? एमडी होना चाहिए। इनकी साइन होने के बाद साथ ही साथ ध्यान रखना, उन दोनों में से कोई एक, 2 डायरेक्टर या फिर एक चेयरमैन, साथ ही साथ सीएफओ, सीएस और सीईओ अगर ये कंपनी में अपॉइंटेड हैं तो। आया? लेकिन अगर ओपीसी हुई तो साइन एक डायरेक्टर ही करेगा। और सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन नंबर 3, ये किसका होता है? ये होता है बोर्ड रिपोर्ट का। नाम से पता पड़ रहा है बोर्ड रिपोर्ट, तो बनाएगा भी कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसके ऊपर साइन किसकी होगी? साइन किसकी होगी? चेयरमैन, वही जिसको ऑथोराइज किया है बीओडी ने। तो अगर चेयरमैन को ऑथोराइज नहीं किया तो कितने डायरेक्टर साइन करेंगे? 2। इसमें सीईओ सीएफओ वाली कंसेप्ट नहीं आएगी। और ये बोर्ड रिपोर्ट 21 दिन पहले किसके पास भेज देंगे? शेयर होल्डर के पास। 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास भेज देंगे। और फिर 21 डेज बिफोर कहां से? एजीएम से। ठीक है। और बोर्ड रिपोर्ट आरओसी के पास भी भेजेंगे, एओसी 4 में। तो बता सकता है कितने दिन में? विदिन 30 डेज फ्रॉम एजीएम। एजीएम के बाद। और शेयर होल्डर के पास भेजेंगे एजीएम से पहले। और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? पहला, आपकी वेबसाइट की एड्रेस, नंबर ऑफ एजीएम साल भर में, सॉरी बोर्ड मीटिंग, एजीएम तो साल में एक बार ही होती है, साल में आपने कितनी बोर्ड मीटिंग करी, डीआरएस डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जब मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर बताया था इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में ही 6 पॉइंट है, उसके अंदर ही 6 पॉइंट है, जिसमें से एक पॉइंट लिस्टेड कंपनी में लगता है। 5 या 6 पॉइंट है कि
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं, ट्रू एंड फेयर वैल्यू है, हमने सारे एंट्रियां कर रखी है ताकि कंपनी की असेट सेफ रहे, और बीओडी ने कंपनी के सारे लॉ के कंप्लाइंस कर रखे हैं, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि 5 पॉइंट। चौथा, इवैल्यूएशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इवैल्यूएशन, ये भी मैंने बताया था कि इंडिविजुअली याद करना है इसको। इंडिविजुअली का मतलब होता है कि इसको तो याद ही कर लेना बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में 6 पॉइंट आते हैं, वो 6 के 6 याद करने, 5 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है। और इवैल्यूएशन में भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बीओडी इवैल्यूएशन कौन कौन सी कंपनी का कर सकते हैं। बीओडी इवैल्यूएशन करते हैं कि कंपनी के जितने भी डायरेक्टर हैं उन्होंने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया, उनको जो साल भर में काम दिया गया है उन्होंने अपने काम को परफॉर्म किया है कि नहीं किया। और ये प्रोविजन किसके ऊपर लगता है, इवैल्यूएशन वाला, लिस्टेड कंपनी और एसी पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो, 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो वहां के बीओडी की जिम्मेदारी है कि उनको इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी अपने सभी डायरेक्टर्स की। 5वां पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज अफेयर। कंपनी यानी कि कंपनी की समरी में बैलेंस शीट, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड, कंपनी के बीओडी ने कितना डिविडेंड रिकमेंडेड किया है। सेक्शन नंबर 186 के पर्टिकुलर्स, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को कितना लोन दिया है, कंपनी ने साल भर में रिजर्व्स में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है, सीएसआर का कंपोजिशन, और सीएसआर सबको पता होगा सीएसआर का प्रोविजन किसके ऊपर लगता है, 500, 1000 इन कंपनियों के ऊपर लगता है, और उनका कंपोजिशन सीएसआर में कहां लगाया, उनकी पॉलिसी, और सीएसआर में नहीं लगाया तो उसका रीजन। और एक और याद करना, डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर साल डिक्लेरेशन देता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा कंपनी में कोई इंटरेस्ट। एक और याद करना, इनमें से वैसे ही अपन को 6 याद होने चाहिए, मैं तो फिर अपनी इच्छा से लिखाई जा रहा हूं। और भी एक और आप लोग को याद होना, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड। ऑडिटर ने कंपनी में फ्रॉड को उजागर किया है तो वो भी यहाँ पे हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डन। अगला सेक्शन होता है मेरे बच्चे, सेक्शन नंबर 135, इसका होता है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसका होता है मेरे बच्चे, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक कंपनी की सोसाइटी के प्रति क्या होती है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होती है मेरे बच्चे, कुछ। चलो एक बार अपन सेक्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। 128 किसका है, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह का। 129 किसका होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ रखे जाते हैं, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट रखना पड़ेगा, नहीं रखना है तो कंडीशन 3। फिर 130 में क्या था, कंपलसरी रीओपनिंग, एनसीएलटी कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, रीओपन कर सकते हैं। 131 वॉलेंट्री रीओपनिंग, अपनी इच्छा से रीओपन करो। 132 में क्या था, नफरा। नफरा का देख लिया, और डिवीजन के रूप में काम करता है, एएस अकाउंटिंग पॉलिसी वगैरह बनाता है। फिर 133 इंड एएस, लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी नेटवर्थ और उनकी सब्सिडरी एसोसिएट। फिर उसके बाद 134 साइन, और सबसेक्शन नंबर 3 में बोर्ड रिपोर्ट। किस क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद 135 हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखना, एक कंपनी की ये सेक्शन सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो। बस शर्त है उनका नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए प्रीवियस ईयर का, 5 करोड़, या फिर नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए,
500 करोड़ या टर्नओवर कितना होना चाहिए 1000 करोड़। तीनों में से कोई एक प्रीवियस ईयर का, कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर का, तीनों में से एक भी हो गया तो उस कंपनी के ऊपर सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। जिनके ऊपर सीएसआर का प्रोविजन एप्लीकेबल है उनको, उन कंपनियों को एक कमेटी बनानी पड़ेगी। कमेटी का नाम क्या नाम है, सीएसआर कमेटी। क्या बनानी पड़ेगी, एक सीएसआर कमेटी, जिसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर मेंबर बनते हैं, 3, और कम से कम एक क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर कितने होने चाहिए, 2। जैसे प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट नहीं होते तो वहां पे भी 3 नहीं चाहिए, कितने जने चाहिए, 2। फॉरेन कंपनी होगी तो उसमें भी कितने होने चाहिए, 2। सीएसआर कमेटी का जो कंपोजिशन है वो हम लोगों को बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज। सीएसआर कमेटी के फंक्शंस क्या हैं, सीएसआर कमेटी क्या काम करती है, 3 काम है, तीनों काम सीक्वेंस से याद होने चाहिए। FRM, F मतलब फॉर्मुलेट करेगा सीएसआर पॉलिसी, और उस सीएसआर पॉलिसी में क्या लिखी हुई होंगी, सीएसआर एक्टिविटीज। R मतलब रिकमेंडेड करेगा बीओडी को कि सीएसआर एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना है। तो सीएसआर एक्टिविटी में कितना पैसा लगाना पड़ता है, 2%। किसका 2%, प्रॉफिट का। किसका, प्रॉफिट का 2%। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या था, मॉनिटर करता है। क्या करता है मेरे बच्चे, कि इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको मॉनिटर करेगा। चौथा पॉइंट, सीएसआर कमेटी जो सीएसआर पॉलिसी बनाती है, बना के किसको दे देगी, और बीओडी से क्या करवा लेगी, अप्रूव। 5वां सबसेक्शन, सीएसआर का प्रोविजन जिस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो सबसेक्शन नंबर 1 में था, 5-500,000, 5-500,000, उनको अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट, 2%। कितना परसेंट, तो प्रॉफिट कौन सा, एवरेज नेट प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट, और एवरेज निकालते हैं पिछले 3 सालों का। सीएसआर पॉलिसी में जो एक्टिविटी लिखी हुई है वहां पे लगाना पड़ेगा, और हमेशा लोकल एरिया को प्रेफरेंस देना है। किसको प्रेफरेंस देना है, लोकल एरिया को। किसको प्रेफरेंस देना है, आया। अब एग्जाम में एक टॉपिक और बन सकता है, सुनना। अगर सीएसआर एक्टिविटी में जो पैसा लगा रहे हो, वो पैसा कितना लगा रहे हो, 50 लाख। जैसे आपने एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% निकाला, अगर वो 2% 50 लाख रुपए तक आ रहा है तो आपको कमेटी बनाने की जरूरत, कमेटी बनाने से फ्री हो जाओगे। लेकिन 2% प्रॉफिट का जो निकाला है वो तो सोसाइटी में लगाना, मैं बता रहा हूं, जिनके ऊपर ये सेक्शन लगता है ना, उनके ऊपर 2 ऑब्लिगेशन है, एक कमेटी बनानी है और एक सोसाइटी में लगाना है। कमेटी बनाने के ऊपर एक्सेप्शन है कि अगर आपका सीएसआर एक्टिविटी का पैसा कितना है, 50 लाख तक, तो आपको लगाने की जरूरत। दूसरा टॉपिक आपको पक्के से याद करना है, इंपैक्ट असेसमेंट। कौन सा याद करना है, हाँ जी। तो ये इंपैक्ट असेसमेंट को अच्छे से याद करना, इंपैक्ट असेसमेंट को अच्छे से याद करना। ठीक है, तो क्या है इंपैक्ट असेसमेंट, कंपनी, ये पूरी इंग्लिश लिखी हुई है, इसको आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कंपनी विथ एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ मोर। अगर आपका एवरेज सीएसआर का ऑब्लिगेशन कितना है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा पिछले 3 सालों का, पिछले 3 सालों का एवरेज सीएसआर में जो आप लगा रहे हो कितना है, 3 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। किससे करवाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी जिसका संबंध कंपनी के साथ नहीं है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक तरह से ऑडिट करने आने हैं, अपने सीएसआर प्रोजेक्ट का ऑडिट करवानी है। तो जिनका पिछले 3 सालों का सीएसआर ऑब्लिगेशन कितना है, 10 करोड़, कितना है मेरे बच्चे, तो उनको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना है किससे, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। किससे करवाना है, अपने सीएसआर प्रोजेक्ट। कौन से प्रोजेक्ट के, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें आपका 1 करोड़ रुपए मिनिमम लगा है। देखो ये तो टोटल है,
सारे प्रोजेक्ट मिला के 10 करोड़, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में आउटले कितना है, 1 करोड़ का है, उसका आपको इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। इम्पैक्ट असेसमेंट, द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट उसने बना के दी, प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड के सामने रखेंगे, एंड शेल बी, उसको अटैच करेंगे किसके साथ? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट वही होती है जो 21 दिन पहले शेयर होल्डर्स के पास भेज जाती है। एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या आता है मेरे बच्चे? एनुअल रिपोर्ट में बैलेंस शीट आती है, P&L आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डिक्लेरेशन जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और आपका ये CSR का इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट भी आती है। बोर्ड रिपोर्ट अभी पढ़ के आए, वो भी एनुअल रिपोर्ट में आता है। ये सबकी नोटिस ऑफ एजीएम का नोटिस भी आता है। ऐसा सब अटैच करके एक बुकलेट बनती है। वो बुकलेट एजीएम के 21 दिन पहले सारे शेयर होल्डर्स के पास भिजवा दी जाती है। ठीक है। फिर कंपनी इम्पैक्ट असेसमेंट करेगी, तो इम्पैक्ट असेसमेंट करने में जो इंडिपेंडेंट एजेंसी आया उसको फीस भी देनी पड़ेगी। खर्चा पानी होगा, तो ये खर्चा पानी हम CSR से ही चार्ज करेंगे। और कितना चार्ज कर सकते हैं? 50 लाख या 2%, विच एवर इज। ठीक है। तीसरा टॉपिक पक्के से याद करना है, आपको CSR में कितना पैसा लगाया, उस CSR की पूरी क्या बनेगी? रिपोर्ट। CSR की पूरी क्या बनने वाली है? तो CSR की रिपोर्ट कौन से फॉर्म में बनेगी? CSR 2 में। कौन से फॉर्म में बनेगी? CSR 2 में रिपोर्ट बनेगी। और रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? 20-21 की रिपोर्ट 30 जून 2022 तक भेजनी है। 21-22 की रिपोर्ट 31 मार्च 2023 तक भेजनी है। 22-23 की रिपोर्ट 31 मार्च 2024 तक भेजनी है। और 23-24 उस साल भर के CSR की रिपोर्ट 31 दिसंबर 2024 से भेजनी है, लेकिन AOC 4 फाइल करने के बाद भेजनी। AOC 4 तो वैसे भी अपन 30 सितंबर से 30 दिन यानी कि अक्टूबर तक तो फाइल कर ही देते हैं, सारी डेटें उसके बाद की ही हैं वैसे। तो ये हमारा CSR का भी प्रोविजन क्या होता है? कंप्लीट। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो सेक्शन कौन सा होगा हमारा? सेक्शन नंबर 136। सेक्शन नंबर 136। सेक्शन नंबर 136, राइट, गेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट टू गेट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपको ऑडिटेड फोकस करना। ऑडिटेड, सवाल पैदा हो सकता है अनऑडिटेड तो क्या होगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलेंगे हर कंपनी, एवरी कंपनी इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी। तो इन कंपनियों को नोटिस जनरल मीटिंग का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, ये सारी चीजें 21 दिन पहले या फिर 14 दिन पहले, सेक्शन 8 कंपनी 14 डेज बिफोर भेजती है एजीएम का नोटिस, या फिर शॉर्टर नोटिस होगा तो 95% कंसेंट लेके किसके पास भेजेंगे? ये सारी चीजें सारे मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर के पास भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? अगर ईमेल एड्रेस अपडेट है तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजेंगे, नहीं है तो फिजिकल कॉपीज भेजेंगे। फिर उसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल प्रोविजन। एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन ऑन लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन है क्या? ये सारी चीजें
वेबसाइट पे भी लगानी है उनको। ये सारी चीजें कहाँ पे लगानी है? अपनी वेबसाइट पे लगानी है, along with financial statement of subsidiary in India और आउटसाइड। आपकी सब्सिडरी इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया में हो। बोलो आया? अरे आया। ये पहला एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन लिस्टेड कंपनी पे की वेबसाइट पे देना है। दूसरा एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन लिस्टेड कंपनी के ऊपर गिव राइट टू इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करने का राइट देना किसको? मेंबर को। क्या देना है? एंड AOC 3 मेंबर के पास भेज देते हैं। यानी कि हमारे समरी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी, सेलिएंट फीचर्स किसके पास भेज देते हैं मेरे बच्चे? अरे किसके पास भेज देते हैं? मेंबर्स के पास। एक मिनट, इसको और अच्छे से लिखता हूं मैं। सेलिएंट फीचर लिख दो बस, सही है। सेलिएंट फीचर्स AOC 3 में बना के सारे मेंबर्स को दे दिया जाएगा। आया? सारे मेंबर्स को बना के दे दिया जाएगा। ठीक है। और तीसरा ऑब्लिगेशन, अगर तुम्हारी फॉरेन सब्सिडरी है और अकाउंट्स की ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, फॉरेन के लॉ के अकॉर्डिंग, देन अनऑडिटेड वेबसाइट पे देंगे एंड उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के इसके बाद ही वेबसाइट पे देंगे। देन ये हमारा सेक्शन नंबर 136 हो गया। अगला सेक्शन 137। 137 बोलता है कि आप लोगों को बैलेंस शीट वगैरह ROC के पास फाइल करनी है। कितने दिन में? अगर AGM बुलाई गई है या AGM नहीं बुलाई। अगर AGM नहीं बुलाई तो इस केस में AOC 4 में ROC के पास भेज देंगे। AOC 4 कितने दिन में? 30 दिन में। कहां से? 30 सितंबर, लास्ट डेट ऑफ AGM। AGM के लास्ट डेट से। अगर AGM हुई है तो AGM में फाइनल अकाउंट एडॉप्ट हुए कि नहीं हुए? एडॉप्टेड और अनएडॉप्टेड। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट,
और सब्सिडरी के अकाउंट, ये सब भेजने हैं। कौन से फॉर्म में भेजेंगे? एओसी 4 में। कितने दिन में भेजेंगे? 30 दिन, जब से एजीएम हुई। इसके पास, आरओसी के पास, अगर अनएडॉप्टेड हैं तो भी 30 दिन में भेजना है। आरओसी के पास, और आरओसी उसको प्रोविजनल बेसिस पे अपने पास रख लेगा। और उसके बाद जब भी मीटिंग होगी, और उसमें जैसे मीटिंग 8 जन होगी, 8 जन मीटिंग ही होगी, 8 जन मीटिंग में उसको एडॉप्ट किया गया, तो जब से एडॉप्ट किया गया 30 दिन में किसके पास भेज देंगे? तो वो फाइनल रिकॉर्ड में रख देगा अपने पास। तो कुल मिला के भेजना है 30 दिन में किसके पास? आरओसी के पास। लेकिन अगर ओपीसी हुई तो उसमें तो एजीएम होती ही नहीं है, ओपीसी भी भेजेगी आरओसी के पास, ये सारी चीजें। लेकिन कितने दिन में? 180 डेज में, कि वहां पे एजीएम नहीं होती। 180 डेज कहां से? जब से फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? एंड। जब से फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? एंड। एक और चीज, अगर लिस्टेड कंपनी है, या फिर कोई कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, या कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, तो इन कंपनियों को भी एओसी 4 तो भेजना ही है आरओसी के पास। लेकिन इनका फॉर्म थोड़ा सा अलग है, एओसी 4 XBRL, इनको XBRL फाइलिंग करनी पड़ती है, तो हम रेगुलर लेक्चर में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। तो यहीं पे हमारे 137 सेक्शंस क्या होते हैं? कंप्लीट। एक बार छोटा सा रीकेप हो जाए, क्या तुम लोग को सारे सेक्शन याद हुए कि नहीं हुए? जाना जा सकता है? हाँ जी। तो हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया? अकाउंट्स ऑफ कंपनी। एक छोटा सा रीकेप, इसमें कितने सेक्शन आए? 128 से लेके, वैसे 138 है, इसमें सारे फॉर्म एओसी के नाम से आए। देखते जाओ भाई क्या क्या पढ़ा। एक सेक्शन देखा हमने 128, बोलो क्या पढ़ा 128 में? बुक्स ऑफ अकाउंट। हर कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं। क्या रखना है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के अलावा कुछ और भी रखना है क्या? हाँ, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब। कहाँ पे रखना है? कहीं और रखना हो तो? कहीं और रखना हो तो कितने दिन में? इसके पास अगला सेक्शन 129, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रखेंगे? एज पर ट्रू एंड
शेड्यूल नंबर, और इसमें वो एक्सेप्शन बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। अगर सब्सिडरी हो, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर, तो क्या मेंटेन करना पड़ेगा? ऑल्सो हैव, या ऑल्सो मेंटेन कंसोलिडेट एंड सेलिएंट फीचर्स एओसी 1 में। याद आ रहा है? एओसी 1 में सेलिएंट फीचर। फिर अगला पढ़ा 130, इसमें हमने क्या पढ़ा? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट। इसके अंदर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी और इनकम टैक्स अथॉरिटी या कोई और इसके पास जाता है, एनसीएलटी या फिर कोर्ट के पास। फिर वो क्या पास करेगा? अपना ऑर्डर, और इस तरह से अपन क्या कर लेंगे? रीओपन। कितने साल के रीओपन कर सकते हैं? 8 साल के। बोलो, आया समझ? ऐसे आप हर सेक्शन के क्या बना लेना? नोट्स। तो इस तरह से हमारे सारे सेक्शंस के समरी चार्ट भी बन जाएगा और हम लोगों ने पूरा बना भी दिया। एक बार लास्ट रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट फाइनल। 128 बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ पे रखे जाएंगे? कहीं और रखना है तो बोर्ड रिजोल्यूशन। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 चीजें। शेड्यूल नंबर 3 एएस, वो ठीक 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 आया। सब्सिडरी होगी तो क्या रखना पड़ेगा? कंसोलिडेट भी रखना पड़ेगा। 130 रीओपनिंग किसके बोलने पे होगा? सेबी, इनकम टैक्स। कहाँ जाएंगे? एनसीएलटी कोर्ट। और कितने साल की रीओपन? 131 में तुम खुद जाओगे, रीओपन करवाओगे। किसके पास जाओगे? एनसीएलटी कोर्ट, नहीं लिखना उसमें। और मैक्सिमम कितने साल की रीओपन? 3। 132 नफरा, नफरा बहुत बड़ा सेक्शन था। 133 इंड एएस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? लिस्टेड, अनलिस्टेड पब्लिक 250 और उनकी होल्डिंग सब्सिडरी, ठीक है। 135 सीएसआर, सीएसआर 500, जो 500 हजार में आ जाए उसमें एवरी कंपनी लिखना है, पब्लिक प्राइवेट नहीं, एवरी कंपनी। और 500 हजार, 2 ऑब्लिगेशन, कमिटी बनानी है और 2%। कमिटी में कितने लोग? 2 या 3। इंडिपेंडेंट होंगे तो 3, नहीं तो 2। फिर उसके बाद कमिटी बनाने से एग्जम्पशन, यदि सीएसआर का ऑब्लिगेशन कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद 136, 21 दिन पहले ये सारी चीजें किसके पास भेज देंगे? सारे मेंबर्स के पास। सेक्शन 8 कंपनी होगी तो 14 दिन पहले, नहीं भेज पाई तो 95% कंसेंट छोटा नोटिस, ठीक है। 137 आरओसी के पास, एक बीच में सेक्शन खा गया शायद, 134, 130 ये सर तो हो गया। 134 साइन कौन करेगा? चेयरमैन या 2, ठीक है, वो सीएस, सीओ, सीएफओ अपॉइंटेड है तो अप्रूव बीओडी करेंगे। बोर्ड रिपोर्ट में वो सारे कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स, चलो पढ़ो क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 1, explain the concept of CSR as introduced by the Companies Act 2013. Explain, examine the provision of Company Act. Answer the following. Which company are required to constitute the CSR? 500. Which company are excluded from the requirement of the provision of the act under the CSR committee से कौन exempt हो सकता है? जिनमें CSR का obligation कितना हो? 50 लाख या उससे कम। फिर उसके बाद व्हाट इज द मिनिमम कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं सीएसआर में? 2%। किसका? एवरेज नेट प्रॉफिट, और एवरेज पिछले
ठीक है, फिर ठीक है, हो ही गया। अगला क्वेश्चन, मिस्टर भागवत recent acquired 76% shares of the public company in the hope of earning good dividend income. Unfortunately, BOD ने डिविडेंड नहीं दिया क्योंकि उनके पास प्रॉफिट एडिकेट नहीं है। अनकन्वीनियंस, मिस्टर भागवत सीक परमिशन ऑफ द कंपनी टू अलाउ हिम, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन करना है, क्या वो कर सकते हैं? नहीं। इंस्पेक्शन सिर्फ कौन कर सकते हैं? डायरेक्टर। कोई और कर, डायरेक्टर भी कब कर सकता है मेरे बच्चे? ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। कोई और कर, समझ में आया? लेकिन एक बार एक्स्ट्रा किसी को नॉलेज चाहिए तो रेगुलेशन नंबर 89 पढ़ लेना, टेबल नंबर एफ का। एक बार निकालो ना यार। देखो, सबको मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई थी कि हम कंपनी एक्ट के बारे में ऑन द स्पॉट सब चीजें देख सकते हैं। टेबल नंबर एफ शेड्यूल नंबर 1 में आती है। कंपनी लॉ की कौन सी शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 1, टेबल नंबर एफ। टेबल नंबर एफ किसकी होती है? एओए की होती है। ई पे आ गया मैं, ई के बाद एफ। एफ का कौन सा रेगुलेशन बोला था मैंने? 89। बियॉन्ड द सिलेबस चीज, बियॉन्ड द सिलेबस 89। ये पढ़ना। देखो अकाउंट्स हेडिंग भी दे रखी, देखो। The board shall from time to time determine whether or to what extent and what at time and place and under which condition the accounts and books of company and any of them shall be open to inspection for the member who are not a director. If BOD ने decide करके रखा है then member भी क्या कर सकते हैं? Inspect. Otherwise member कभी inspect, हमेशा इंस्पेक्शन कौन कर सकते हैं? बीओडी। लेकिन अगर ये लिख के आ गया ना, घर आके नंबर देके जाएगा वो, क्योंकि देखो इतना दूर की कहां कोई देखेगा। तो यहां हम ये लिख के आएंगे लाइन, रेगुलेशन नंबर 89 ऑफ टेबल नंबर एफ। लेकिन ये प्रोविजन टेबल नंबर एफ किसका होता है? लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में ही पॉसिबल है कि मेंबर क्या कर सकते हैं? लिमिटेड बाय गारंटियां अनलिमिटेड कंपनी की बात नहीं हो रही। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड, ठीक है, 4 डायरेक्टर हैं। इन एडिशन कंपनी हैज मिस्टर डी एमडी। द कंपनी ऑल्सो हैज कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी है। मिस्टर वाइस, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेट बनाए गए और उस पर 2 डायरेक्टर ने ऑथेंटिकेट किया है। जबकि साइन कितनों की होनी चाहिए? 2 डायरेक्टर। सीएस की भी तो होनी चाहिए, सीओ सीएफओ सीएस, इफ दे आर अपॉइंटेड। तो भैया वो साइन होनी चाहिए, वो साइन नहीं है। देखो कंपनी में WXYZ डायरेक्टर हैं, डी एमडी है और वाइस क्या है? सीएस। तो भैया इसकी भी साइन चाहिए। एक एमडी भी होना चाहिए। एक एमडी की भी क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे? 2 डायरेक्टर एक्स और वाई नहीं, एक एक्स और वाई में से एक, और एक डी भी होना चाहिए और एक मिस्टर वाइस भी होना चाहिए। तो ये सही नहीं था। सही था क्या भाई? और यहीं पे अगर बोर्ड रिपोर्ट होती तो उसमें तो 2 डायरेक्टर से साइन करवाते हैं, उसमें तो कोई मानते ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका दिक्कत है। चलो नेक्स्ट पढ़ो ये क्वेश्चन। डन? अरे डन। DJA कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। 2 सब्सिडियरियां हैं इसकी,
AJD और AMR. All the company has prepared their financial statement, examine the provision of Company Act. In what manner सब्सिडी को बनाने पड़ेंगे? शेड्यूल नंबर 3 के बेसिस पे बनाना है. ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. What would be your answer in case DJA Limited the holding company is not required to prepare? नहीं, होल्डिंग कंपनी को तो बनाने पड़ेंगे. एग्जम्पशन किसको मिलती है? होली ओन सब्सिडरी को या पार्टली ओन सब्सिडरी को. इसको नहीं मिलेगा. What would be your answer in case one of the subsidiary financial statement do not comply accounting standard? accounting standard फॉलो नहीं किया तो डेविएशन बता दो क्यों नहीं फॉलो किया. याद है अपन ने ब्रैकेट में लिखा था. तो व्हाट एक्सटेंड सेंटर गवर्नमेंट जब भी नाम सुन लो और एग्जम्पशन सुन लो, सेंटर गवर्नमेंट हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ही एग्जम्पशन देता है. इसके अलावा कभी एग्जम्पशन, तो चाहे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिख लिया करो. चलो नेक्स्ट. से भी हाँ सबको बनानी है. ये रियल एस्टेट कंपनी है मेरे बच्चे. ये नीचे दे रखा है, ये आपके प्रॉफिट दे रखे हैं. क्या कंपनी को CSR कैलकुलेट द अमाउंट दैट कंपनी हैज टू स्पेंड. कंपनी को CSR में लगाना है. सर 500,000. अरे लिस्टेड बोल दिया ना, बात खत्म. लिस्टेड बोल दिया तो लिस्टेड में 500,000 देखने की जरूरत नहीं है. सेबी के रेगुलेशन में लिखा हुआ है उनको CSR कमेटी बनानी है. ठीक है, तो मुझे बताओ क्या इनको CSR में लगाना है? हाँ. कितना लगाना है? विधान सामने देखो बेटा, कितना लगाना है प्रॉफिट का? 2%. 2% एवरेज नेट प्रॉफिट. एवरेज निकालो 2% आप निकालो, कितना आएगा? 3 सालों का एवरेज निकालो. पहले एवरेज बताओ कि एवरेज कितना आ रहा है. एवरेज प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है. देखो ना 20, 40 और 30. अच्छा लास्ट के देखते हैं क्या? ओके. मेरे को तो गुरुजी ने यही बताया था कि स्टार्टिंग से 3 ले लिया करो. स्टार्टिंग के गलत बताया मेरे को ना. हाँ आज जाके बात करूंगा. हमको लास्ट के 3 लेने, पिछले 3 साल, पिछले 3 साल. तो कितना आएगा? 50. 50 का कितना निकालेंगे? 2%. कितना आएगा 2%? 1 करोड़. और कितना आएगा? जल्दी से बताओ. कमेटी में कितने लोग होने चाहिए? अरे कमेटी में कितने होने चाहिए? 3. अच्छा CSR कमेटी में अगर पैसा नहीं लगाया तो क्या करो? सॉरी, CSR एक्टिविटी में पैसा नहीं लगाया तो क्या होगा? कंसीक्वेंसेस बताओ. बस ये लिखोगे पेनल्टी. लेकिन पेनल्टी के साथ ये भी लिख के आना कि बोर्ड रिपोर्ट में क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज. अब ये भी बोर्ड रिपोर्ट पढ़ाया था, उसमें एक लाइन पढ़ाई थी कि अगर आपने CSR एक्टिविटी में नहीं लगाया है तो इसका रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा. कोई ऐसे 2 काम बताओ कि जो CSR मतलब पब्लिक के लिए कर रहा हूं लेकिन CSR एक्टिविटी नहीं है. पब्लिक में लगा रहे हैं पैसा लेकिन वो CSR एक्टिविटी नहीं है. एम्प्लॉइज के लिए हमने एम्प्लॉइज के लिए वो खोल दिए, क्या बोलते हैं, स्कूल्स. उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स. एम्प्लॉय के लिए हॉस्पिटल. सिर्फ एम्प्लॉय. मैंने मैराथन में लोगों को फ्रूटी पिलाई, पानी पिलाया, तो ये स्पॉन्सरशिप है. कोई चैरिटी का चल रहा है प्रोग्राम, वहां पे मैंने स्पॉन्सर कर दिया, तो ये सब मार्केटिंग है. ये CSR एक्टिविटी. लेबर लो, ग्रेचुइटी बोनस का पेमेंट करना, उनका फ्री में इलाज करवाना, ये सब इसमें काउंट. बोलो आया क्या? ठीक है. ये लो, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और उसकी शेयर कैपिटल 11 करोड़ है. कितनी है मेरे बच्चे? 11 करोड़ है और टर्नओवर 145 करोड़ है. 500,000. नहीं, ये तो बोल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL. ध्यान रखना, XBRL किसको बनानी पड़ती है? लिस्टेड पब्लिक कोई भी कंपनी जिसकी कितनी हो, इसकी 11 करोड़ है तो उसको XBRL बनाने की तो जरूरत है. लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखना, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, NBFC, इनको बनाने की जरूरत, इनको XBRL फाइलिंग इनके लिए एग्जम्प्ट है. जैसे बैंकिंग कंपनी हो गई, हाउसिंग फाइनेंस हो गई, NBFC हो गई, इनके लिए एग्जम्प्ट है. क्या है इनके लिए? इनको XBRL फाइलिंग बनाने की जरूरत, क्योंकि इनके लिए अलग से रेगुलेशंस बने हुए हैं. तो ये लिख लेना आप लोग है ना ध्यान से. चलो ये क्वेश्चन पढ़ के बताओ. कंपनी सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे अकाउंट, डबल एंट्री, सेक्शन नंबर 129 में पढ़ाया. कंपनी द पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंग बुक्स ऑफ अकाउंट. कौन व्यक्ति कंप्लाइंस करेगा? MD, CFO, यही रेस्पॉन्सिबल रहते हैं. क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हैं और उसका एक्सेस आउटसाइड इंडिया? नहीं, उसका एक्सेस कहाँ होना चाहिए? चलो इसका आंसर दो.
CSR एक्टिविटी में पैसा लगाना है, किस में लगाना है, और CSR कमेटी बनानी है। ये बोल रहा है कि देखो हमारा टर्नओवर 1000 हो गया तो हमको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। आंसर इज नॉट। रीजन, हम प्रीवियस ईयर के डाटा लेते हैं। हमारा अभी करंट ईयर कौन सा चल रहा है, 20-21 कौन सा है, तो हम 19-20 के डाटा लेंगे। 19-20 में 500-1000 दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको CSR कमेटी बनाने की जरूरत। हम करंट ईयर के डाटा नहीं लेंगे, वो करंट ईयर में क्या, 6 महीने के डाटा है। हम प्रीवियस ईयर के डाटा लेंगे, वो भी साल भर के। करंट ईयर के डाटा नहीं लेंगे। करंट ईयर के डाटा हमेशा 500-1000 कब का देखना है, ये करंट ईयर है 20-21 से देखो 31 सितंबर 2020, 6 महीने के डाटा है सिर्फ। कितने महीने के डाटा है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर के देखते हैं। बोलो आया समझ में, अरे आया। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन बता दो, आखिरी है आज का, आज का आखिरी। बोलो। अरे अपन ने पढ़ा था ना, चाहे कोई सी भी कंपनी हो सबको फाइल करना है। कितने दिन में फाइल करना है, 30 AGM से। AGM नहीं हुई तो जब होने वाली थी उसके, सॉरी AGM नहीं हुई तो 30 सितंबर से 30 दिन। लेकिन अगर AGM हुई थी और उसमें अगर फाइनल अकाउंट एडॉप्ट नहीं हो पाए तो मीटिंग क्या हो जाएगी, एडजन। फिर लेकिन हम जो ओरिजिनल मीटिंग थी वहां से 30 दिन में जरूर भेजेंगे प्रोविजनल बेसिस पे। फिर जब एडजन मीटिंग होगी, एडजन मीटिंग में एडॉप्ट होंगे, वहां से भी 30 दिन में हमको फाइनली भेजना पड़ेगा। बोलो आया। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस की शीट में आपके रिलेवेंट ग्रुप पे भेज दूंगा, वो भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और जितने ज़्यादा हो चाहे उतने प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग ऑडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे।